नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने जाना कि हम लूप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम लूप्स वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कोई रिपीटेटिव एक्टिविटी बार बार दोहरानी पड़ती है। हमने ये जाना कि वाइल लूप और फॉर लूप दो तरीके के लूप्स हमारे पास उपलब्ध हैं। पिछले वीडियो में हमने वाइल लूप के बारे में जानकारी ले ली। तो वाइल लूप हमारा वहाँ पे काम करता है जहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से अपना आउटपुट चाहिए था। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब हम कंडीशन लगा रहे थे कि आई शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 5, उसके लिए हम कुछ आई की वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर रहे थे, और यानी कि हमने इनिशियलाइजेशन किया उसमें। उसके बाद एक कंडीशन लगाई, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया वाइल लूप के अंदर। लेकिन जो फॉर लूप होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। तो फॉर लूप बेसिकली हमारा आइटरेट करता है सीक्वेंस के ऊपर। ज़्यादातर हम सीक्वेंस के ऊपर इसको काम में लाते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने सीक्वेंस के अंदर ऑलरेडी आपको लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो इसको हम कहेंगे सीक्वेंस। आज हम देखेंगे कि फॉर लूप काम किस हिसाब से करता है। तो यदि मैं फॉर लूप का एक जेनरिक आपको सिंटैक्स लिख के दिखाऊं, तो देखिएगा इसके लिए एक कीवर्ड रिजर्व है जहां मैं लिख रहा हूं फॉर। उसके बाद हम एक वेरिएबल लिखेंगे इन, फिर हम अपनी सीक्वेंस को यहां पे दर्शाएंगे। ठीक। उसके बाद हम अपना फॉर लूप बंद कर देंगे कॉलन के साथ। जब हमने फॉर लूप को बंद कर दिया, उसके बाद यदि मैं एंटर करता हूं तो यहां पे आप देखिएगा जैसे ही हमारा वाइल लूप में भी अपने आप ही इंडेंटेशन आ रहा था 4 स्पेसिस के बराबर, यहां पे भी इंडेंटेशन आ रहा है 4 स्पेसिस के बाद। यानी कि इसके बाद जब हमने यहां पे फॉर लूप डिफाइन कर दिया, उसके बाद इसके अंदर की जो स्टेटमेंट्स होंगी हम वो यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट्स। तो ये बेसिकली होता है हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स। अब मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर लेता हूं। तो मान लीजिएगा कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, एल नाम से एक मैं लिस्ट देता हूं, जिसके अंदर मैं कुछ भी रैंडम चीज़ें डाल देता हूं। जैसे मान लीजिएगा मैं एक स्ट्रिंग डाल रहा हूं, उसमें लिख रहा हूं पाइथन, और उसके बाद एक मैं नंबर डाल देता हूं 123, यानी कि ये इंटीजर हो गया। उसके बाद एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल दे रहा हूं 4.56। ये हमारी एक लिस्ट डिफाइन हो गई है। अब मुझे इस लिस्ट में से हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है कि इस लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट है। तो फॉर लूप बहुत आसानी से काम कर लेता है। तो मैं लिखूंगा फॉर, जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है। अब वेरिएबल में, वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, लेट सपोज मैं इसको थोड़ा और नीचे लिखूं, और वेरिएबल यहाँ पे होगा हमारा कि जिसकी वैल्यू हमारी चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई। आप कुछ भी वेरिएबल को नाम दे सकते हो, जैसे ऊपर मैंने वेरिएबल लिखा है तो वेरिएबल भी लिख सकते हो। फॉर, बट मैंने कहा फॉर आई इन। इन किस सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो लिस्ट सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। तो सो फॉर आई इन एल, उसके बाद मैं क्या कराना चाह रहा हूं, प्रिंट आई। तो वेरिएबल क्या करता है, जैसे कि हमने जब हम फाइल लूप यूज कर रहे थे तो हमें आई की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ रही थी कि आई स्टार्ट यहां से होगा, एंड यहां से होगा। लेकिन यहां पे जो वेरिएबल आई है फॉर लूप में, वो अपने आप डिफाइन कर लेता है। ठीक। अभी अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये इस तरह से डिफाइन होगा, ये इसके इंडेक्स नंबर के ऊपर, सॉरी, इसके नंबर के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है। तो ये पहले बार आई की वैल्यू 1 मान लेगा, फिर दूसरी बार 2 मान लेगा, और तीसरी बार 3 मान लेगा आई की वैल्यू, और अपने आप ही ये इंक्रीमेंट करेगा इस केस में। आइए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। चलो रन भी नहीं करते, हम इसको रन और एंड डीबग करते हैं, ताकि हम अपना जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली समझ लें। और कुछ डीबगिंग पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब मैं रन एंड डीबग करता हूँ। ठीक है। तो देखिएगा, पहले मैं इसने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, फिर ये फॉर आई इन वन। ठीक है। तो अब देखिएगा आई की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा पहला एलिमेंट है उसको उठा लिया, तो आई की वैल्यू अभी क्या होगी, यहाँ पे पाइथन हो गई। उसके बाद दोबारा से जाएगा ये, अब जो आई की वैल्यू होगी वो होगी 123। हम आगे बढ़ते हैं, फिर आई की वैल्यू होगी 456। उसी हिसाब से ये हमें आउटपुट भी प्रिंट करके दे रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि अपने आप ही ये वैल्यूज को इंक्रीमेंट करता रहता है। तो ये पहली वैल्यू उठाएगा, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, ऐसे करके वैल्यूज उठाता रहेगा। बट लेट्स से कि अगर मेरे को किसी स्ट्रिंग के अंदर इसका यूज करना हो तो मैं क्या कर पाऊंगा, उसको चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिएगा मेरे पास एक स्ट्रिंग है, पाइथन है उसमें का नाम। तो मैं अब क्या करना चाह रहा हूं, मैं
हर एक वर्ड उठाना चाह रहा हूँ, प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ इस वर्ड से, तो बिल्कुल सेम रहेगा इसके लिए भी। फॉर आई इन स्ट्रिंग एस प्रिंट आई। तो ये अब आई क्या करेगा, ये हर एक सीक्वेंस को अपने आप उठाएगा। तो ये सबसे पहले जाएगा, ये पी को उठाएगा, फिर वाई को, फिर टी, फिर एच, फिर ओ और एन। तो यदि मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, क्योंकि आपको पता है कि एक एक बार ही उठा रहा है, तो पहली बार ये पी को उठाएगा, और जब हम प्रिंट के अंदर कुछ डिफाइन नहीं करते एंड को, तो ये अपने आप नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये अगली लाइन पे वाई को प्रिंट करेगा, फिर टी को प्रिंट करेगा, इसी हिसाब से चलेगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली आपको रन करके दिखाऊं, तो हमें वर्टिकल फॉर्मेट में पाइथन मिलेगा। देखिए वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें पाइथन यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। अब लेट्स से कि मुझे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, बट जो नंबर होंगे उनको पहली बात मैं डिफाइन नहीं करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर स्ट्रिंग को डिफाइन कर रखा है, ऐसे डिफाइन नहीं करूंगा। लेकिन मैं नंबर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, वो भी सारे के सारे मैं ऑड नंबर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 1 से लेके 10 तक। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जब मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाए थे, यानी कि लिस्ट, टपल्स और स्ट्रिंग्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको एक फंक्शन बताया था जिसका नाम होता है रेंज। ठीक, अब देखिएगा रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रेंज में हमारे तीन चीजें होते हैं, एक होता है हमारा स्टार्ट, दूसरा होता है हमारा स्टॉप, तीसरा होता है हमारा स्टेप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज की रेंज को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो रेंज स्टार्ट किस पॉइंट से होगी वो हमें सबसे पहले लिखना है, फिर वो रेंज रुक कहाँ पे जाएगी वो लिखना है, और फिर वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉपिंग पॉइंट तक जा रहा है उसके बीच में हर एक जो रेंज होगा, जो सीक्वेंस होगा, उसके बीच में कितने स्टेप्स का गैप रखना है। तो यहाँ पे स्टेप्स डिफाइन होता है, तो हम सेम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मेरा जो काम है यहाँ पे प्रिंट कराना है ऑड नंबर, तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, क्योंकि हमें इस रेंज में से हमारे सीक्वेंस मिलेगा इन रेंज। तो हम लिखेंगे आई इन रेंज, मेरे को कहाँ से कहाँ तक करवाना है, मेरे को 1 से 10, यानी कि पहले 10 नंबर का ऑड नंबर निकालने हैं। तो यानी कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 1 होगा। अब मेरा जो स्टॉपिंग पॉइंट होगा वो होना चाहिए 10, बट 10 नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा स्टॉप पॉइंट होता है, अगर हमें लास्ट वाला नंबर भी इंक्लूड कराना है तो उसमें +1 करना पड़ता है। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लूंगा यहाँ पे 11। ठीक है, अब मुझे इसमें स्टेप कितना, यानी कि एक के बाद कितने नंबर का गैप चाहिए, जैसे 1 आ गया, 1 के बाद मेरे को 2 नंबर का गैप चाहिए, तो 1, एक गैप 1 हो गया, फिर 2 हो गया, यानी कि वो 3 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा आई को। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं और इसको रन करके आपको दिखाता हूं। तो देखिएगा इसने सारे के सारे मेरे को यहाँ पे ऑड नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं। बट अभी तक हमने देखा कि जब भी हमारा आई जा रहा है तो आई आगे की सीक्वेंस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है यार कि मेरे को रिवर्स ऑर्डर में सीक्वेंसिंग करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर है तो किस तरीके से है। देखिएगा बहुत आसान तरीका है। यदि आपको रिवर्स ऑर्डर में सीक्वेंसिंग करनी है, और लेट्स से कि मेरे को रिवर्स में 10 से लेके 1 तक की गिनती को प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपल से क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10 है। ठीक है, 10 से मैं स्टार्ट करूंगा और 0 पे खत्म करूंगा। याद रखिएगा ये जो स्टॉप पॉइंट होता है ये हमेशा +1 ऐड कर देता है अपने में, यानी कि ये एक्चुअल में 10 से तो स्टार्ट करेगा, लेकिन ये खत्म कहाँ पे करेगा, ये 0+1 यानी कि 1 पे खत्म कर देगा। और मुझे स्टेप चाहिए। अब यहाँ पे जो स्टेप होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा 10 है, यहाँ मेरा 0 है, तो मेरे को घटते हुए क्रम में करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा -1, हर एक के बाद -1 लिखना पड़ेगा। एक एक करके डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पे हमारा रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट हो चुका है। अब ये तो हमने देख लिया कि हम फॉर लूप क्या किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बट लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे इसी के अंदर कोई कंडीशन भी लगानी है कि मान लीजिएगा ये सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, और इसके अंदर में कोई कंडीशन लगानी है, क्या मैं वो लगा पाऊंगा। उसके लिए चेक करते हैं। तो हमारा सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है कि मैं ये नंबर तो सारे प्रिंट करवा दूं, लेकिन मैं सिर्फ वो ही नंबर प्रिंट करवाऊं जो कि हमारे डिविजिबल हो 2 से। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे मैं इवन नंबर ही प्रिंट करवाऊं। तो उसके लिए देखिए, एक तो हम स्टेप भी डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट लेट्स से मैं स्टेप यूज नहीं कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
इसको हटा देता हूं। मैं जब इसके कोड ब्लॉक में जाऊंगा तो मैं इफ कंडीशन ऐड कर देता हूं। ठीक, अब मैं कहूंगा इफ आई, ठीक है, जब हमारा जो आई है उसका मॉड्यूलस 2 बराबर 0 हो जाए, जब हमारा इसका मॉड्यूलस 2 बराबर 0 हो जाए, तब जाके आप मेरे को प्रिंट करवाना। अब मैंने देखो इफ का भी ब्लॉक बंद कर दिया यहां पे। अब मैं इफ के अंदर कंडीशन लगा रहा हूं, इफ के अंदर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, प्रिंट आई, उस समय मेरे को आई प्रिंट करके तू देना। ठीक, तो ये कंडीशन हमारी चेक करेगी कि नंबर हमारा इवन है, और ये सारे इवन नंबर प्रिंट करा के दे देगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा इसने सारे के सारे मेरे को यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट करा के दे दिए हैं। ठीक, अगर मैं इसी में कुछ और चीज एल्स भी यूज करना चाहूँ और मैं कहूँ कि यदि ये प्रिंट हो है तब तो ठीक है, इवन है तब तो ठीक है, एल्स आप प्रिंट करा दो, लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ ऑड। अब मैं इसको फिर से रन करके आपको बताता हूँ तो देखिएगा 10, इसने 10 क्योंकि इवन है तो 10 नंबर प्रिंट करवा दिया। उसके बाद इसने ऑड, एल्स वाले में जब 9 नंबर आया था क्योंकि वो ऑड होता है तो ऑड प्रिंट करा के दे दिया है। ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उसके साथ भी हम आराम से जोड़ सकते हैं अपने लूप्स को। अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक, अभी तक तो हमें नॉर्मल लिस्ट मिल रही थी या नॉर्मल हमारे पास सारी चीज़ें थी, बट लेट्स से कि हमारे पास कोई नेस्टेड लिस्ट हो और नेस्टेड लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को मेरे को प्रिंट करवाना हो। ठीक है, मान लीजिएगा कि अगर मैं नेस्टेड लिस्ट एन एल नाम से एक नेस्टेड लिस्ट बनाता हूँ और उसके अंदर वेरियस एलिमेंट लिखता हूँ, तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर अन्य लिस्ट। ठीक है, तो ये बड़ी लिस्ट होगी, आउटर लिस्ट होगी, इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बना देता हूँ 1,2, ये एक लिस्ट हो गई, और इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट हो सकती हैं 3,4, 5,6। अब मुझे क्या करना है, इन सब के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। ठीक है, वो भी सीक्वेंस में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्रिंट करवाना है, तो नेस्टिंग ऑफ द लिस्ट। तो इसमें मैं क्या क्या कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले मैं एक लूप लगाता हूं जहां पे मेरे ये सारे के सारे एलिमेंट पहले बाहर निकल के आ जाएं। एक मैं ऐसा फॉर लूप लगाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरा फॉर लूप लगाऊंगा, यानी कि मैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप भी कर रहा हूं, यानी कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, ताकि मैं इन एलिमेंट्स के अंदर की चीज भी बाहर निकाल पाऊं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मैं कह रहा हूं फॉर सब लिस्ट इन नेस्टेड लिस्ट। अगर मैं यहां पे आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं सब लिस्ट को, देखिए पहला प्रोसेस हमने ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सारी की सारी लिस्ट एक्सट्रैक्ट करूंगा यहां से। इसको एक बार रन करके समझ लेते हैं। तो देखिएगा इसने ये सारी लिस्ट निकाल के दे दी, पहली बार आया ये इसमें के अंदर आया, या लिस्ट निकाल के दे दी। अब मैं इसके अंदर ही एक और फॉर लूप लगा देता हूं। लेट्स से कि मैं यहां पे लिखता हूं फॉर सब लिस्ट के अंदर, पहली वाली सब लिस्ट के अंदर मेरे को पता है कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फॉर आइटम इन सब लिस्ट। ठीक है, मेरे को प्रिंट करा के दे दो आप आइटम, और मैं यहां से चीजों को इसको डिलीट कर देता हूं। तो अब ये मेरे को प्रिंट भी करा के दे देगा आइटम्स को। ठीक है, अब मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ आपको पहले आउटपुट। तो देखिए इसने सारी की सारी मेरे को प्रिंट करवा के दे दी। बट लेट्स से कि मैं इसको डीबग करा के आपको बताऊं, इसको डीबग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसने मेरे को प्रोवाइड कर दिया कि हमारा जो लिस्ट है वो कैसा है। उसके बाद हम आगे बढ़े, हम पहले वाले फॉर लूप में आए, तो उसमें पहले वाले फॉर लूप में उसने क्या किया कि उसने आइटम्स को निकाल दिया पहले वाले फॉर लूप से। ठीक है, तो इसने दिखाया कि जो हमारा सब लिस्ट है उसमें अभी ये वाला आइटम नंबर गया है, तो सब लिस्ट के अंदर अभी ये वाला आइटम गया है, पहला वाला आइटम ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम अब नीचे वाले उसमें आएंगे, तो ये कह रहा है कि अब मैं आइटम नंबर 1 को की वैल्यू निकाल रहा हूं जो कि है 1। ठीक है, तो इसने प्रिंट करा दिया आइटम। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 प्रिंट करा देगा। अब हम दोबारा से ऊपर बढ़ते हैं। अब ये आइटम नंबर, क्योंकि ये तो अपना लूप खत्म करेगा, नीचे वाला पहले ये खत्म होगा उसके बाद ऊपर वाला ही खत्म होगा। अब इसके पास दूसरा आइटम क्या बचा, ये वाला आइटम बचा, तो ये आइटम नंबर 2 प्रिंट करवा देगा। अब इसके पास कोई आइटम, इस लूप के पास कोई आइटम तो नहीं बचा, तो ये बाहर वाले लूप की तरफ चले जाएगा। ठीक है, बाहर वाले लूप से ये निकाल के लाया 3 और 4 को सब लिस्ट में। ठीक, अब ये फिर अंदर वाले लूप में जाएगा और फिर 3 और 4 के ऊपर आइटरेट करेगा।
ठीक है, तो अब आइटम की वैल्यू कितनी होगी 3, उसके बाद आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये उठा लेगा 4, तो अब इसने उठा ली 4, अब ये प्रिंट करवा देगा 4, और इसी हिसाब से लास्ट वाली लिस्ट भी हमें निकाल के दे देगा। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ बिगिनर्स को, तो आप हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा ही डीप में पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि बिगिनर्स को जितनी बारीकी से अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ आ जाए, उतना उनके लिए जीवन के लिए बेहतर होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। हम आगे भी चल के फॉर और वाइल लूप के साथ कुछ ऑपरेशंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ब्रेक, कंटिन्यू और पास क्या होता है नेक्स्ट वीडियो पे। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।